हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गॉस लॉ क्या है। अब जिन लोगों को गॉस लॉ के बारे में नहीं पता, प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 देख ले, उसका लिंक ऊपर दिया है आई बटन में, या डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के चेक कर सकता है, जिसे पिछली वीडियोस देखनी है। तो गॉस लॉ जिसने पढ़ लिया वो बच्चे कमर बांध कर तकिया लगा करके, मोबाइल सामने रख करके, ईयरफोन लगा करके, कॉपी लेकर के सामने बैठ जाए और साथ साथ नोट्स बनाते चले। तो हम आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये कंप्लीट वीडियो है, कोई भी गॉस लॉ का एप्लीकेशन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे एप्लीकेशन गॉस लॉ के हो जाएंगे, जितने डेरिवेशन है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है ना। तो आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ ये कहता था कि जब टोटल फ्लक्स इन आउटसाइड द इनक्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द इनक्लोज सरफेस, किसी भी इनक्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया ये फ्लक्स हमें पता है कि कितना होता है। अब गॉस लॉ देखो वैलिड तो हर जगह है, लेकिन हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। गॉस लॉ केवल एप्लीकेबल वहीं पर है, कहाँ पर एप्लीकेबल है? जहाँ पर गॉस लॉ को सिमेट्री देखने को मिल जाती है, जहां पर चार्ज की या किसी शेप की क्या देखने को मिलेगी? सिमेट्री। जैसे कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रख दे अगर हम कहीं, तो वहां पर सिमेट्री ढूंढने में आसानी होती है। अगर हम डिस्क्रीट सिस्टम का चार्ज बना देंगे ना, कहीं डिस्क्रीट सिस्टम जानते हो ना, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, तो यहाँ सरफेस बनाने में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ गॉस लॉ हम अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट मिले ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कंटिन्यूअस चार्जेस दे रखे हैं तो मोस्ट केसेस में तुम्हें सिमेट्री मिल जाएगी, और वहां तुम सिमेट्रिकल सरफेस ड्रॉ करके क्या कर सकते हो? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। तो यहाँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का एडवांटेज यही है कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, जो लेंथी डेरिवेशंस थे, गॉस लॉ को अप्लाई करके एकदम इजी हो जाते हैं। यही तो खूबसूरती है गॉस लॉ की। क्या कि हमने जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला वायर लिया था और उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, तो उसके लिए तुम्हें पता है कितना लंबी चौड़ी खड़पच करनी पड़ी थी? ये पूरा बोर्ड भर गया था। उसमें हमने क्या क्या माना था? वही एक लीनियर वायर, एंगल पॉइंट पी पे निकालना, यहाँ से एंगल थीटा 1 है, यहाँ से एंगल थीटा 2, ये थीटा 1, ये थीटा 2, थीटा पे जाके डी थीटा तोड़ दो, और यहाँ से ये ऐसे लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, जाने क्या क्या खड़पच करके ये निकल करके आंसर आया था। वो भी 2 पेज भर गए थे, है ना, मतलब ये पूरा बोर्ड भर गया था एक बारी में। लेकिन यही चीज़ अगर यही इस इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं, तो गॉस लॉ की हेल्प से 3 से 4 लाइनों में हो जाएगी। बस ये है खूबसूरती गॉस लॉ की। तो यही आज हम देखने वाले हैं कि कैसे गॉसेस लॉ को एप्लीकेशन को हम यूज करके डिफरेंट शेप की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल शर्मा, आप देख रहे हैं न्यू मास फिजिक्स, और हो सके तो नोट्स बना लेना। तो अगर हम स्टार्ट करें, कंप्लीट वीडियो क्यों लिखा है? क्योंकि सारे एप्लीकेशन इसमें कवर कर दिए गए हैं। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। तो एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से निकालनी है। ठीक है, अब गॉस लॉ तो हम जानते हैं, वैसे तो हमें पता है पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होती है। ये पॉइंट चार्ज के कारण होती है, हम जानते हैं। लेकिन अगर हम गॉस लॉ की हेल्प से उसे प्रूफ करने की कोशिश करें तो क्या चाहिए? हमें एक पॉइंट चार्ज चाहिए। हमने मान लो एक पॉइंट चार्ज बनाया Q। अब ये पॉइंट चार्ज किसी इनक्लोज सरफेस में होना चाहिए। गॉस लॉ हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? जहां पे कोई भी चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद हो। ऐसा नहीं कि कहीं चार्ज रखकर गॉस थ्योरम लगा दो, मैंने बताया ना, अप्लाई तो हम कर दोगे लेकिन रिजल्ट मिले जरूरी नहीं। तो मैंने क्या बताया, गॉस थ्योरम एक्चुअल में किसकी नॉलेज देता है? फ्लक्स की नॉलेज देता है कि कितना फ्लक्स किसी सरफेस से पास हो रहा। अब यहाँ तो कोई सरफेस है नहीं, तो कितना फ्लक्स पास हो रहा? इन्फिनिटी तक जा रहा है फ्लक्स, पास होकर के पास किससे हो रहा? हो ही नहीं रहा किसी से पास। तो हमें क्या चाहिए? क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। उस सरफेस का नाम होगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस वो सरफेस होते हैं जहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। तो हम क्या बनाएंगे? यहाँ गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब सरफेस कैसा बनाना है? सरफेस बनाना है सिमेट्रिक, मतलब ऐसा सरफेस बनाना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे पास हो।
मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे पास हो। तो मान लो मेरे पास एक बॉल रखी है, इस बॉल को चार्ज समझ लो, इस बॉल को क्या समझ लो, पॉजिटिव चार्ज। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह को निकलेगी। मतलब जैसे बल्ब होता है, बल्ब बीच में पकड़ के जला दो तो बल्ब से रोशनी चारों तरफ को जाएगी ना। अब तुम उस रोशनी को एक किस में कैद कर दो, स्फेरिकल शेल में कैद कर दो, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा गॉसियन सरफेस। तो भैया हमने क्या काम किया, इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बना लिया जिसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी। ये गॉसियन सरफेस बनाया भाई, ये रखा है इसका गॉसियन सरफेस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये फ्लक्स, ये चार्ज रखा है क्यों, बीचों बीच ये रखा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी, आर रेडियस। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इससे, तो करोड़ों लाइन निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी लाइनें निकल रही होगी, करोड़ों लाइनें निकल रही होगी। लेकिन हमें करोड़ों लाइन से क्या लेना, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो हमें करोड़ों लाइन से क्या लेना, हमें कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पकड़ लेंगे और उसकी स्टडी करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। यही तो है इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन ही तो है जो छोटी चीज को बड़े में बदल देता है। ठीक है, तो क्या करना है, मान लो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पकड़ ली, कोई सी भी, ये पकड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये रही। अब ये कितने एरिया से पास हुई होगी, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो बहुत स्मॉल एरिया से पास हुई होगी। तो मान लो इतने छोटे से स्मॉल एरिया से ये पास हो गई, एक एलिमेंट ले लिया एरिया का छोटा सा बहुत, है ना। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, अब इस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ को होगा, जस्ट इसके परपेंडिकुलर ऐसे, अपने सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे डीए वेक्टर। अगर ये एरिया क्या हो, डीए हो तो ठीक है, डीए हो। इस पूरे सरफेस का एरिया क्या है, ए है, जो कि क्या होता है स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। वो बात की बात है, चलो तो डीए है तो लगाओ भाई फ्लक्स, लिखेंगे फ्रॉम बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, द फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड, इनसाइड चार्ज कितना है क्यू, मतलब ये तो है ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की डेफिनेशन से अगर मैं बात करूं तो क्या होती है फ्लक्स की डेफिनेशन, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 0, क्योंकि ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। पुट करेंगे तो फाई इक्वल टू क्या आएगा, ई बाहर इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा की वैल्यू 0, 0 की वैल्यू 1। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमने 1 पुट कर दिया। तो देखो ई, अब डी ए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए सरफेस। अब इस एरिया का इंटीग्रेशन करना है क्लोज सरफेस के अराउंड, किसके अराउंड, अराउंड द क्लोज सरफेस। जब इसके अराउंड हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। अब टोटल शेप है कैसी, सरफेस कैसी है, स्फेरिकल। तो हमें पता है जो डी ए है ये कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो रख दो भाई वैल्यू, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 तो क्या करेंगे, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिए। तो इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू वहाँ क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो भैया ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण। ये तो तुम्हें पता था, फॉर्मूला तो यही था ना। हमने किसके हेल्प से कैलकुलेट किया, ये गॉस लॉ की हेल्प से। तो गॉस लॉ की हेल्प से कैसे कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमने सिमेट्रिक सरफेस मान लिया इसके अराउंड। ठीक है ना, तो देखो डिस्क्रीट चार्ज एक था पॉइंट चार्ज, तो सिमेट्रिक सरफेस बनाने में आसानी हो गई। अगर 4-5 चार्ज में रख दूँ ना यार तो सिमेट्रिक सरफेस नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, चलो भाई, तो हमें पता है E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब तुम जानते हो ग्राफ क्या होता है इसका, इसका ग्राफ होगा देखो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, सिंपल सी बात है, आर ये और ई ये। कैसे बनेगा भाई, ऐसे जस्ट, है ना, ऐसा कोनिक हाइपरबोला। तो ऐसा ये ग्राफ बन के हमारे पास आया है। तो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, आई थिंक ये तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर 1 समझ में आया होगा कि कैसे गॉस लॉ की हेल्प से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण। समझ में आया। चलो अब बढ़ते हैं मेन एप्लीकेशन में। जो मेन एप्लीकेशन आते हैं क्या है, एप्लीकेशन नंबर 2, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, एप्लीकेशन नंबर 2, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए
ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंडर, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चों लैम्डा। तुम्हें पता है कि लॉन्ग इनफाइनाइटली सिलेंडर के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो कितनी आती है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये आती है। देख लो चाहे पेज पलट के, जब हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था तब बताया था, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से करके दिखाया था कैसे आती थी, वहां पूरा बोर्ड भर गया था। अब यही चीजें मैं देखो 2 से 3 लाइनों में निकाल के दिखा दूंगा, तुम चाहोगे तो निकाल सकते हो। यहाँ तो मुझे पूरा समझाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बोर्ड ज्यादा मतलब जगह घेरेगा वो, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में ये होगा कि इसके कंपैरिजन में, उस मेथड के कंपैरिजन में ये मेथड बहुत इजी है। तो हम क्या काम करेंगे, हमने मान लिया एक लीनियर चार्ज वायर है, एक लीनियरली चार्ज वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। ये लीनियरली चार्ज क्या है भाई, वायर है, ये रहा वायर। इस पर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह को ऐसे। चलो भाई, हमें क्या पता है, इसके देखो इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये भी कहाँ तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट तक। अब तुम्हें पता है इसके इस पॉइंट पे भी और यहाँ भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होगी, है ना। जितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी उतनी ही यहाँ होगी, सिंपल सी बात है। हम इस पॉइंट पी पे निकालना चाह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने क्या काम किया, पॉइंट पी ले लिया, कितनी दूरी पर, आर डिस्टेंस पर, और इसका राउंड क्या बना लिया, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। देखो सिमेट्रिक सरफेस बनेगा ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि वायर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। जब सिलिंड्रिकल होता है तो सरफेस भी कैसा बना देंगे हम, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना देंगे। तो ऐसे यहाँ देखो ये बनाया, ठीक है, ये बना दिया भाई, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ही ये ऐसे, ये ऐसे, ये हुआ भैया, कोई दिक्कत कोई नहीं। तो यहां से हमें फ्लक्स निकालना है। अब देखो, अब यहां से फ्लक्स कैसे पास हो रहा होगा, करोड़ों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगी इस लाइन से, इस वाले चार्ज वाली वायर से करोड़ों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होगी, है ना। लेकिन हमने क्या करना है, हमें कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पकड़ लेनी है। तो हमने कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पकड़ी और वो ऐसे निकली, तो कितने एरिया में निकलेगी, जरा से एरिया में निकलेगी। ये एरिया कितना है, DA, और इस एरिया का एरिया वेक्टर भी यहीं को वर्क करेगा, DA वेक्टर, और E तो ऐसे है ही, E वेक्टर, ठीक है, ठीक है। अच्छा तुम्हें एक बार बताओ, क्या इस वाले सरफेस से और इस वाले सरफेस से भी कोई फ्लक्स निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये सरफेस कैसे हैं, फ्लैट सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही है, देखो सरफेस है, ये सिलेंडर, देखो सिलेंडर है, इससे इलेक्ट्रिक, ये चार्ज है पूरा, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगी, इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज है। तो ऐसे ऐसे, क्या इस फ्लैट सरफेस पे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो इसका छोर ही नहीं पता हमें, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, नीचे का छोर ही नहीं पता, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है। तो हमें क्या दिखाई देगा, फ्लक्स निकलता हुआ केवल यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो कौन सा एरिया कंसीडरेशन में होगा, कर्व सरफेस एरिया, जो ऊपर वाला फ्लैट एरिया है और जो नीचे वाला फ्लैट एरिया है, इसके कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से कोई फ्लक्स ही पास नहीं हो रहा, और जब फ्लक्स पास नहीं हो रहा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। चलो भाई, तो यही हम काम करते हैं। कितने सरफेस है, देखो एक सरफेस नंबर 1 ये, सरफेस नंबर 2 ये, और सरफेस नंबर 3 क्या हुआ, ये हुआ भैया कर्व सरफेस एरिया। तो अगर मैं यहाँ गॉस थ्योरम की बात करूँ तो क्या करेंगे, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। जब गॉस लॉ की बात करेंगे तो गॉस लॉ क्या कहता है, जो फाई है वो क्या होगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ चार्ज तो दे नहीं रखा, क्या दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर दे रखी है। तुम जानते हो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, वो क्या होती है, Q अपॉन L। तो यहाँ से Q इनसाइड कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू L। L किसकी है, ये लेंथ L सिलेंडर की लेंथ है, किसकी लेंथ है, सिलेंडर की लेंथ L है। वैल्यू पुट करेंगे तो फाई आ जाएगा हमारे पास कितना, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये फर्स्ट हो गई। तो यहां तक आई हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्रॉम दी फ्लक्स डेफिनेशन। फ्लक्स डेफिनेशन, जब फ्लक्स डेफिनेशन करेंगे हम तो क्या कहता है, जो फाई है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन E डॉट DA, क्लोज सरफेस, सारे क्लोज सरफेसेस के लिए। तो देखो किस किस के कारण, एक फ्लैट सरफेस ये तीनों सरफेसेस के कारण निकलेगा ना फ्लक्स, तो तीनों सरफेस के कारण फ्लक्स निकलेगा। तो देखो कैसे होगा, लिखेंगे E DA cos थीटा, कौन से सरफेस के लिए, सरफेस नंबर 1 के लिए, इंटीग्रेशन लगाते रहना, प्लस इंटीग्रेशन E DA cos थीटा, कौन से सरफेस के लिए, सरफेस नंबर 2 के लिए, प्लस इंटीग्रेशन E DA cos थीटा किसके लिए, सरफेस नंबर 3 के लिए। अब अगर सरफेस नंबर 1 की बात करो तो सरफेस नंबर 1 ये
इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, नीचे की तरफ को ऐसे A1 और इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ को ऐसे A2 और इसका एरिया वेक्टर तुम्हें पता ही चला ऐसे, है ना। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो सरफेस नंबर 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रही है, जा रही, और एरिया वेक्टर नीचे, तो दोनों कैसे हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर है तो थीटा इक्वल टू 90, जब थीटा 90 तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। ऐसे यहाँ ई डी ए कॉस थीटा 2, थीटा 2 टू सरफेस ये, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि थीटा कितना है यहाँ 90 डिग्री। केवल क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, ये क्या है कर्व सरफेस ई डी ए। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 0 तो केवल यही रह जाएगा। तो हम इन सब चीज़ को खत्म करें, केवल क्या बचा, फाई इक्वल टू क्या बचेगा, ई डी ए। ये आया इंटीग्रेशन, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये आया हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ इसे लेके जाओ आगे, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाहर इंटीग्रेशन डी ए। अब डी ए किसका है, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस है ना एक कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना होता है, कितना होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का शेप मानी ना हमने, तो वो होता है कितना, फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई, कौन सी रेडियस है आर और एल, ये हो गई भैया हमारे पास फाई। तो दो इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, लिखेंगे फ्रॉम बोथ इक्वेशन, फ्रॉम, चलो मैं यहीं कर दूं, फ्रॉम बोथ इक्वेशन से अगर बात करें, क्या करें, फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, तो क्या आएगा, देखो ये आया है ई इंटू 2 पाई लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो भैया ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई है किसके कारण, किसी भी यूनिफॉर्म लॉन्ग इन्फिनिटी चार्ज वायर के कारण। तो देखो क्या यही है, वो कैसे आई थी निकल के, कूलॉम्स लॉ की हेल्प से। ये कैसे निकाला हमने, गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ से देखो कितनी आसानी से आंसर मिल गया हमें। अब अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, तो कैसे वेरी कर रहे हैं, देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब क्या है, देखो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मान लो देखो ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब जैसे जैसे तुम आर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो जा रही है, जैसे जैसे तुम आर बढ़ाते चलोगे क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि चार्ज से जितना दूर भागोगे ये तुमसे उतनी ही दूरी बना लेगा और अपना इफेक्ट नेग्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना। चार्ज से जितना दूर भागोगे वो तुमसे उतनी दूरी बना लेगा, ये नहीं कि वो तुम अपनी तरफ को खींचेगा मैग्नेट की तरह, ऐसा कुछ नहीं होता। चार्ज से जितनी दूर भागोगे वो उतनी दूर जाने लगेगा कि जा भाई कोई मतलब नहीं है, मतलब के लोगों का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम, ये हो जाता है ना, मतलब के लोगों का किस्सा ही खत्म। तो तुझे जाना है जा, मैं नहीं रोकने वाला। तो क्या होगा, जितनी दूर जाओगे इसका इफेक्ट उतना ही कम, उतना प्यार कम होता चला जाएगा, जितने पास आओगे प्यार उतना बढ़ जाएगा। यही होता है ना एक्चुअल रियल लाइफ में भी। तो भैया क्या, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये आर और ये ई, तो कैसे हाइपरबोला आएगा, कैसे कोनिक हाइपरबोला, ये गया ऐसे ऐसे। अच्छा किसी को कंफ्यूजन है कि ऐसा ग्राफ क्यों आया है, ये कोनिक हाइपरबोला कैसे बना, हमें कैसे पता चलेगा ये कोनिक हाइपरबोला है या क्या है। तो देखो देखो क्या काम करो, इस ई को मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स, बीच में प्रोपोर्शनल तो है ही, प्रोपोर्शनल 1 अपॉन इसे क्या मान लो वाई, वाई को लेके जाओ यहाँ, तो एक्स वाई प्रोपोर्शनल टू 1 या एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा के स्क्वायर कांस्टेंट। अब ये इक्वेशन किसे शो करती है, कोनिक हाइपरबोला को। ये कोनिक हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन है। तो क्या है ये, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक हाइपरबोला, कोनिक हाइपरबोला। अब जब एक कोनिक हाइपरबोला है तो कैसे होता है कोनिक हाइपरबोला का ग्राफ, ये कोनिक हाइपरबोला का ग्राफ होता है ऐसे, है ना। इसे बोलते हैं असिम्प्टोट से इन्फिनिटी पे जाके मिलती है, तो इसलिए हम देखो इसे टच नहीं कराते यहाँ से, ये हमेशा किस पे जाके मिलती है लाइन है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये एसिम्प्टोट्स कहलाते हैं इसके। तो ये तो बात थी भाई हमारे पास किसकी, ग्राफ की। लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण किसी वायर के आसपास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हमने गॉस लॉ को अप्लाई करके आराम से निकाल लिया है। अब इस चीज़ के ऊपर हम क्वेश्चन करें एक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन करके उसके बाद क्या बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जेई का है, मैं बता दूं तुम्हें पहले ही, क्वेश्चन कहाँ का है, जेई का। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कहता है कि भाई एक लीनियरली चार्ज वायर है, ये क्या है, लीनियरली चार्ज वायर, ये रखा भाई यहाँ, ये लीनियरली चार्ज वायर रखा है, कोई बात नहीं। अब इस लीनियरली चार्ज वायर के पास एक 2a लेंथ की ये इन्फिनिटी लॉन्ग लीनियरली चार्ज वायर है ना, लीनियरली चार्ज वायर, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब इसके पास एक प्लेट रखी है, एक कैसी प्लेट रखी है, स्क्वायर प्लेट, ये ऐसे प्लेट रखी है, एक ये क्या रखी है, एक स्क्वायर प्लेट रखी है इस टाइप से,
कितनी डिस्टेंस पर रखी है प्लेट? ये ए डिस्टेंस पर। अब ए डिस्टेंस पर ये प्लेट रखी है, स्क्वायर प्लेट, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है इस प्लेट से टोटल कितना फ्लक्स पास हुआ। हमें क्या बताना है? फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दी फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर प्लेट, पासिंग थ्रू स्क्वायर प्लेट ड्यू टू वायर, इस वायर के कारण बताना है। तो देखो स्क्वायर प्लेट है। अब ऐसे तो हम नहीं बता सकते क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ एक क्लोज सरफेस नहीं है। फ्लक्स तो चारों तरफ को जाएगा, सब जगह को जा रहा, इस प्लेट से कितना निकल रहा है ये नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ क्लोज सरफेस बना दूं, कोई सा सिमेट्रिक क्लोज सरफेस, तो उस क्लोज सरफेस से कितना निकलेगा ये पता है। ये गॉस साहब ने बताया था कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से देखो फ्लक्स निकालेंगे। तो कैसा सरफेस बनाना पड़ेगा? सरफेस ऐसा बनाओ जो प्लेट से भी निकल जाए, मतलब प्लेट के अकॉर्डिंग सरफेस बनाएंगे, जिससे कि जब प्लेट के अकॉर्डिंग सरफेस बनाएंगे तो टोटल उस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स हमें मिल जाएगा और हम वहाँ फिर एक प्लेट से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। हालांकि इसके अराउंड अगर तुम सिलिंड्रिकल सरफेस बना लेते हो तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ईजी वे में कराता हूँ। इसकी जो साइड है कितनी दे रखी है? ये जो स्क्वायर है ना, इसकी साइड कितनी दे रखी है भाई? ए। इसकी साइड कितनी दे रखी है? ए दे रखी है। अब हमें कैसा सरफेस बनाना है? गॉसियन सरफेस। देखो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बनाना है, कैसा? एक क्यूब बना दो। इन प्लेटों को मिला के क्या बन जाएगी? क्यूब बन जाएगा। तो मान लो एक क्यूब बनाया हमने, ये क्यूब है, देखते रहो कैसे बनाया। ये क्यूब बना दिया हमने, ये ऐसे क्या बनाया हमने? क्यूब। अब इस क्यूब के बीच में वायर निकाला। क्या निकाला? इस क्यूब के बीच में से वायर निकाल दी, क्योंकि हमने सिमेट्रिक सरफेस बनाया है ना ऐसे, ये, और यहाँ से गया ये, और ये है लीनियरली चार्ज वायर। क्या है ये बच्चों? ये लीनियरली चार्ज वायर। क्या है? लीनियरली चार्ज वायर, इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। इसकी डिस्टेंस कितनी थी? ए। कितनी डिस्टेंस है इसकी? ए डिस्टेंस है इसकी। किसकी डिस्टेंस? ए है भाई। किसकी डिस्टेंस? ए है, इस स्क्वायर की। एक बात तो बताओ, क्या स्क्वायर की डिस्टेंस सच में ए होगी? डिस्टेंस मतलब लेंथ क्या स्क्वायर की? ए ही होगी। ए होगी क्या लेंथ स्क्वायर की? क्यों? क्योंकि स्क्वायर कह रहा है यार, मैं किसको कह रहा है? ये क्यूब। क्या क्यूब की साइड ए होगी? क्या क्यूब की साइड ए ही होगी क्या? देखो ये क्यूब की साइड ए थी, यहाँ से यहाँ भी एक क्यूब बनेगा, नीचे भी एक स्क्वायर बनेगा ना ऐसे, नीचे की स्क्वायर ऐसे बनेगा। सिंपल सी बात है। कैसे बनेगा स्क्वायर? एक नीचे ऐसे, ये, फिर एक ऊपर उठेगा ऐसे, ये, फिर ऐसे आगे गया, फिर ऐसे बना होगा। ऐसे ही तो बना होगा। जितना ए आगे ये वाली प्लेट उतनी पीछे ये प्लेट होगी। सिंपल जवाब, जितनी प्लेट आगे ये वाली है उतनी प्लेट पीछे, तो मतलब कुल मिला के ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2a। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2a। क्योंकि देखो बीच में है ना वायर। अरे एक प्लेट की डिस्टेंस वायर से a थी, तो एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, तो ये भी a होगी। ये देखने में छोटी लग रही है लेकिन एक्चुअल में बीच में रखा है, तो इसलिए तुम्हें क्या क्रॉस सेक्शन भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, तो 2a हो जाएगा ये। अब इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स बताना है बस। अब क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? देखो क्यूब के कितने सरफेस है? 6। एक ऊपर, एक नीचे, एक ये, 2 इसके पीछे, तो 6 सरफेस होगा। उन 6 सरफेस में से कितने सरफेस में से फ्लक्स पास होगा? उन 6 सरफेस में से केवल 4 सरफेस में से फ्लक्स पास होगा। एक तो इसमें, एक इससे, एक उससे, एक इससे। लेटरल सरफेस एरिया से फ्लक्स पास होगा। ये ऊपर नीचे वाले एरिया से फ्लक्स पास नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि देखो इसका एरिया वेक्टर कहाँ को है? ऊपर की तरफ को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, तो दोनों परपेंडिकुलर। ऐसे नीचे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, वो एरिया वेक्टर ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये भी परपेंडिकुलर 90। लेकिन इसकी बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही और एरिया भी ऐसे ही। इसकी बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आगे को, एरिया भी आगे को। उसकी बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, एरिया भी ऐसे ही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही, एरिया भी ऐसे ही। कुल मिला के कितने सरफेस है? 4 सरफेस है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि Q जो फ्लक्स होगा कितना होगा? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना है Q इनसाइड? लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखे, तो लिख दो लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम फ्लक्स की डेफिनेशन से जानते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स E dA इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? हमें क्या फ्लक्स निकालना है ना, वैसे तो क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। तो यार सिंपल सी बात है, तो खत्म करो। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स आया है। ये कितना फ्लक्स आया? टोटल क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स, चारों साइडों से निकलने वाला फ्लक्स आया है। हमें किसी एक साइड इस प्लेट से निकलने वाला फ्लक्स बताना है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेट, फ्लक्स पासिंग थ्रू
प्लेट वन से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, देखो क्या करो 1/4 कर दो तो 5 इक्वल हो जाए, गॉस लॉ में करता था 1/4 लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट लो, इतना सा क्वेश्चन था। तो फ्लक्स पता चल गया ना, इस रॉड के कारण कितना फ्लक्स निकल रहा है, इससे कितना निकल रहा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे भी से पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, वैसे भी से पे डिपेंड किया ही नहीं इसने, ठीक है। तो कितना फ्लक्स निकला ये हमने क्वेश्चन कर लिया लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं क्या, अब आगे बढ़ते हैं भैया, क्या बढ़ते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 की ओर, एप्लीकेशन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखो एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है, एप्लीकेशन नंबर 3 में है क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर। अब वायर को चौड़ा कर दो, वायर को थोड़ा मोटा कर दो। अब जब वायर को मोटा कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिलेंडर में। अब सिलेंडर दो मटेरियल के बन सकते हैं, एक तो कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग, एक तो कंडक्टिंग मटेरियल के बन सकते हैं, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बन सकते हैं। और सिलेंडर भी 2 टाइप के बन सकते हैं, एक तो होलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। एक होलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर, ये 4 टाइप के सिलेंडर हमें पढ़ने हैं, जिसमें से 3 टाइप के सिलेंडर की प्रॉपर्टीज तो सेम है, चौथे टाइप का सिलेंडर है उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होगी। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मान लो हमारे पास ये कोई स्फीयर है, अब यह है मेटल का, ये स्फीयर किसका है, मेटल का, ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड। ऐसे ही हमारे पास एक और है स्फीयर, ये क्या, ये भी मेटल का है, ये क्या चीज़ है, होलो। ये कैसे स्फीयर है, होलो, होलो मतलब बीच में से खाली। इसके बाद फिर एक स्फीयर है, ये क्या चीज़ है, सॉलिड, ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ऐसे चौथा ये होलो है, ये कैसा है, होलो, और ये भी कैसा है भैया, होलो के बाद ये भी कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। अब तुम एक बात देखो, यहाँ मैंने चार्ज लिया, पिचकारी देखी ना होली की, पिचकारी में चार्ज भरा और ये तेरे की ठूस दिया एक सॉलिड स्फीयर के अंदर, किसके, सॉलिड मेटल कंडक्टर के अंदर ठूस दिया, तो क्या होगा, तो पता क्या, चार्ज वांट टू रिसाइड्स द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, चार्ज वांट्स टू रिसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सारे के सारे चार्ज अंदर से निकल के बाहर आ जाएंगे सरफेस पे कंडक्टर की। क्यों, क्योंकि चार्ज क्या होंगे, कंडक्ट होंगे। कंडक्ट मतलब जैसे यहाँ मेटल है ना अंदर, तो यहाँ तुमने चार्ज भर दिया, मान लो प्लस 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 प्लस, यहाँ चार्ज भर दिया इंजेक्शन से, तो सारे चार्ज के बीच कैसा फोर्स है, रिपल्सन का, रिपल्सन का फोर्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। और कंडक्टिंग भी है क्योंकि मेटल है तो कंडक्ट होंगे, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ सरफेस ढूंढेंगे, फाइनली इन्हें सरफेस मिलेगा यहाँ, फाइनली इन्हें अपना घर मिल गया। ऐसे यहाँ तो सरफेस कैसे रिसाइड हो जाएगा, चार्ज कैसे रिसाइड हो जाएगा, सरफेस पे, चार्ज सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा सॉलिड कंडक्टर के केस में। वही अगर मेटल होलो कंडक्टर की बात करो तो होलो तो बीच में खाली है, जब बीच में खाली है तो फिर से हमने इसके अंदर भर दिए चार्ज, जब चार्ज भर दिए तो ये चार्ज फिर प्लस 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 प्लस। अब स्पेस में तो चार्ज रुक नहीं सकता, स्पेस में तो चार्ज रुक नहीं सकता, फिर चार्ज सरफेस ढूंढेगा, और चार्ज जब सरफेस ढूंढेगा तो फिर बाहर आ जाएगा सरफेस पे चार्ज, ऐसे फिर से चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये होलो नॉन कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे, फिर हमने चार्ज भर दिया बीच में, जब चार्ज बीच में भर दिया फिर से चार्ज जगह ढूंढेगा क्योंकि स्पेस में रुक नहीं सकता चार्ज, जब चार्ज स्पेस में नहीं रुक सकता तो फिर चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, रिसाइड टू इट्स सरफेस, तो इसके सरफेस पे आ जाएगा सारा का सारा चार्ज। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग सरफेस की बात करो तो चार्ज अगर यहाँ है तो यहीं रहेगा, चार्ज अगर यहाँ है तो वहीं रहेगा जहाँ जहाँ हमने छोड़ा। क्यों, क्योंकि कंडक्ट नहीं हो सकता। कंडक्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मटेरियल ही नॉन कंडक्टिंग है। मटेरियली जब नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज में चाहे कितना रिपल्सन का फोर्स है, थोड़ा बहुत तो डिफ्लेक्ट होगा अपने प्लेस से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, थोड़ा थोड़ा रिपल्सन के कारण, लेकिन सारा का सारा चार्ज खत्म होकर के सरफेस पे नहीं आ सकता क्योंकि रिसाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नॉन कंडक्टर है। कंडक्टर के केस में तो बता दिया हमने। अब यहाँ जो डेंसिटी ली जाएगी वो ली जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कौन सी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों ली गई यहाँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसलिए ली जाएगी क्योंकि चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ देखो चार्ज सारा का सारा सरफेस पे है, तो यहाँ क्या ली जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इस केस में भी क्या ली जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इस केस में भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सारे केसेस में सरफेस चार्ज डेंसिटी आनी है इन तीनों में। तो जब तीनों के केस, ये तीनों केसेस सेम है तो कितनी, एक का ही निकाल लो, तीनों का निकल जाएगा। किसी एक का निकाल लेंगे और तीनों का निकल जाएगा। और उसके बाद क्या बचेगा, सॉलिड, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, उसका अलग से निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं भाई, सिलेंडर कैसे बना है, 4 टाइप के सिलेंडर होते हैं। मैं बता दूं हैं कौन कौन से सिलेंडर होते हैं, 4 टाइप के। एक तो क्या सिलेंडर्स। सिलेंडर्स में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से सिलेंडर्स है, देखो एक तो क्या, कंडक्टिंग मटेरियल के हैं, और यहाँ क्या है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के। किसके, नॉन
कंडक्टिंग। अब नॉन कंडक्टिंग में क्या क्या आएगा? कंडक्टिंग में आएगा भैया क्या? सॉलिड, सॉलिड और क्या आएगा? होलो। सॉलिड के साथ साथ क्या आएगा? होलो। इसमें भी क्या आएगा? एक सॉलिड आएगा और एक क्या आएगा? होलो। सॉलिड के साथ साथ क्या आ जाएगा? होलो। तो देखो सॉलिड ये है सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर है भाई, इन्फिनिटी लॉन्ग सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर बना दिया हमने, ये रखा इन्फिनिटी लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है, ये बीच में निकाल दिया। तो इस पे जो चार्ज होगा सारा का सारा इसके सरफेस पे आ जाएगा, रिसाइड टू इट्स सरफेस, तो क्या ले जाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। होलो की बात को तो होलो सिलेंडर भी यही रहेगा ऐसे इन्फिनिटी तक, और इसके भी पास क्या आ जाएगी? इसके पास भी सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी, प्लस 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 सरफेस चार्ज कैसा आएगा? ऐसे आएगा, इसके सारा चार्ज ऐसा आएगा। ये बीच में से निकाल देंगे हम लाइन। ये क्या दिखाती है? ये लाइन कैसे दिखाती है? क्रॉस सेक्शन को, कि हम किसी चीज़ के आर पार देखना चाह रहे हैं। तो ये लाइन इसलिए बीच में डॉट छोड़ते हैं क्योंकि क्या है? आर पार निकलती है लाइन। ये कहाँ सीखोगे? इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ये चीज़ें कहाँ सीखने को मिलती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में। सर इंजीनियरिंग में भी ड्राइंग होती है? हमें तो पता ही नहीं था बेटा। ये जो ड्राइंग, जिस दिन तुमने इंजीनियरिंग की ड्राइंग पढ़ ली, तो जो ओरिजिनल ड्राइंग है ना अपनी पेंटिंग, जिसे देख करके तुम बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, वाओ ये तो मैं भी कर सकता था, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देते हो ना उसे करके, तो ध्यान रखना इंजीनियरिंग ड्राइंग जिस दिन पढ़ ली उस दिन सारा भूत हो जाएगा ड्राइंग का। ड्राइंग के नाम पे खिलवाड़ करती है तुम्हारे साथ वो। इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसी है, वहाँ तुम्हें एक्चुअली पता चलता है कि भाई ड्राइंग में भी कॉन्सेप्ट होते हैं और ड्राइंग की भी अलग अलग शेप होती है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलो खैर, जाओगे तो कर लेना भाई, वरना कोई नहीं, वरना हम तो भुगते पड़े हैं यहाँ। सॉलिड की अगर बात करो तो सॉलिड सिलेंडर भी ऐसे ही होगा कुछ। सॉलिड सिलेंडर भी क्या होगा? सॉलिड सिलेंडर भी ऐसे ही होगा, और इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और होलो के लिए क्या होगी? होलो के लिए क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो भैया 4 सिलेंडर्स है, तो हम केवल 3 सिलेंडर तो एक साथ कर देंगे और चौथा सिलेंडर बचा कुछ एक साथ। 3 कौन कौन से? सॉलिड, होलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होलो वाला। इन सबका सेम रहेगा, बस किसका चेंज होगा? सॉलिड कंडक्टिंग वाला, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाला, क्योंकि इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाती है। तो चले भाई, चलो चले मितवा इन उच्च नीच राहों में। क्या करें? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग है ना, सॉलिड कंडक्टिंग, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नॉन कंडक्टिंग, नहीं ब्रैकेट में नॉन कंडक्टिंग होलो, कंडक्टिंग होलो, कंडक्टिंग होलो। तो ये 3 सिलेंडर है, इन तीनों सिलेंडर का तो डेरिवेशन एक ही होगा, इन तीनों सिलेंडर का जो डेरिवेशन होगा वो एक ही होगा, सब चीजें एक ही होगी, लेकिन जो दूसरा डेरिवेशन होगा वो चौथे सिलेंडर के लिए होगा। तो चौथा सिलेंडर है नॉन कंडक्टिंग। तो हम किसी एक सिलेंडर के लिए कर लेते हैं, हम सॉलिड ले रहे हैं, जो सॉलिड के लिए होगा वही नॉन कंडक्टिंग होलो के लिए होगा, वही कंडक्टिंग होलो के लिए होगा, ठीक है। तो हम किसकी बात करते हैं? इसकी बात करते हैं सॉलिड की। तो मान लो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, ये रहा सॉलिड सिलेंडर, कहां तक है? इंफिनिटी तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? इंफिनिटी तक फैला हुआ है। चलो भाई कोई बात नहीं, ये इंफिनिटी तक, इसके बीच में क्या है? क्रॉस सेक्शन लाइन बना दो। ये कैसी लाइन बना दो? ये क्रॉस सेक्शन लाइन बना दो। ये ऐसी लाइन बना दी हमने क्रॉस सेक्शन। अब हमें पहले क्या, 2 कंडीशंस हमारे पास, कब? एक तो अंदर निकालना है, एक बाहर निकालना है। अगर इसकी रेडियस कितनी है? r, एक तो अंदर निकालना है किसी पॉइंट p पे, कितनी है डिस्टेंस p की? स्मॉल r। इस पॉइंट p पे निकाला तो क्या लिखेंगे? व्हेन क्या? व्हेन r ग्रेटर देन स्मॉल r, तब r स्मॉल r से क्या है? बड़ा है, तब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट p पे। तो देखो इस पर तो चार्ज है, कैसा चार्ज है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, पूरे सिलेंडर पे चार्ज है। ये सरफेस है आगे का, इसका है ना, आगे ये लाइन का मतलब है कि ये सरफेस के अंदर की बात चल रही है, ठीक है ना, इसलिए लाइन कैसी है? क्रॉस सेक्शन लाइन दिखाते हैं, इसे क्रॉस सेक्शन लाइन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो लीनियर वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा साहब कोई नहीं। अब हमें अंदर वाले सिलेंडर की बात करनी है, तो अंदर वाले पॉइंट पी की बात करनी है, तो उसके अराउंड क्या मान लेंगे? सिमेट्रिकल सरफेस। तो सिमेट्रिकल सरफेस कुछ ऐसे बनेगा, देखो यहाँ कैसा बनेगा? जैसे सिलेंडर ही ऐसे बना दो, सेम टू सेम, क्योंकि कोई दिक्कत तो है नहीं सिलेंडर में, है ना। सिमेट्रिकल सरफेस आराम से हमें यहाँ मिल जाएगा। ये भैया हमने ऐसे करके बना दिया है एक सिमेट्रिकल सरफेस, ये बनाया हमने एक सिमेट्रिकल सरफेस, ये गया, ठीक है। अब इससे कितना फ्लक्स पास होगा? ऐसे 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 ऐसे, सब जगह तो फ्लक्स निकलेगा ऐसे। चलो भाई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? देखो क्या, फाई गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ।
जब गॉस लॉ की बात करेंगे हम, फ्रॉम गॉसेस लॉ, जब गॉस लॉ की बात करते हैं तो फाई इक्वल टू क्या आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड, इनसाइड किसके, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये पता लगाना। तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज ही नहीं है, अभी बताया तो कि सारा चार्ज कहां पे आ जाता है, सरफेस पे जाता है। इन तीनों कंडीशंस में सारा चार्ज कहां पे आएगा, सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा। और जब सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो तो जीरो। तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा यहाँ, क्यू इनसाइड इक्वल टू जीरो। तो मतलब फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो। अब फ्लक्स जीरो है, चलो कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन, फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन। फ्लक्स की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स डेफिनेशन क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। तो देखो बाकी दो सरफेस के लिए तो जीरो है फ्लक्स, इससे कोई नहीं निकलेगा, इससे कुछ नहीं निकलेगा, केवल एक ही कर्व सरफेस से निकलेगा, तो हमने एक ही बार लिख दिया। अगर इससे भी निकलता, इससे भी निकलता, प्लस ई डी ए कॉस थीटा और प्लस ई डी ए कॉस थीटा, ऐसे करना पड़ता। ठीक है, तो यहां से कुछ नहीं, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो यहां क्या बचेगा, फाई इक्वल टू ई बाहर इंटीग्रेशन डी ए। अब डी ए कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, फाई तो जीरो है, ऊपर से फाई क्या आया देखो यहां जीरो, तो फाई जीरो तो ई इंटू डी ए, या ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि किसी भी सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड तो होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर और होलो कंडक्टिंग सिलेंडर के बीच में अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। अब चाहे पॉइंट पे तुम यहां मानो, यहां मानो, यहां मानो, यहां मानो, यहां मानो, यहां मानो, यहां कहीं भी मान लो भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है, जीरो ही मिलेगी। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट किसकी बात करते हैं, जब सिलेंडर कैसा हो, अभी तो यही अब आउटसाइड में बात करते हैं इसकी, सिलेंडर की बात है, जब क्या करें, आउटसाइड। अब आउटसाइड निकालते हैं, फ्लक्स कितना है, वैन पॉइंट पी, क्या लिखेंगे, नंबर 2 वैन पॉइंट पी, वैन पॉइंट पी क्या है, आउटसाइड। जब पॉइंट पी आउटसाइड है तो आउटसाइड का मतलब क्या होगा, आर इज लेस देन आर, बड़ी अब आर बड़ी होगी, तो मतलब पॉइंट पी यहां आ गया, मान लो क्यू बन गया पॉइंट, ये कितनी डिस्टेंस पर गया, आर ही डिस्टेंस पर चला गया। लो भैया यहां पे एक सिलेंडर बना दो फिर से दोबारा से, एक कैसा सिलेंडर बना देंगे, ऐसे सिलेंडर बना देंगे, गॉसियन सरफेस वाला सिलेंडर। ये गॉसियन सरफेस की तरह एक्ट करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा सर, आप कह रहे हो तो करेगा ही। अरे हम नहीं कह रहे बाबूजी, कॉन्सेप्ट कह रहा है, कौन कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट। देखो भाई ये कह सिलेंडर, ये बना दिया गॉसियन सरफेस, ये क्या है, गॉसियन सरफेस। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस बना दिया हमने, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे भी फ्लक्स कैसे निकलेगा, देखो यहां से लाइन ऐसे जाए तो फ्लक्स तो ऐसे निकलेगा ना, इससे कितना, वेक्टर ई, और इसी ऊपर डी ए वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर ऊपर को, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 90 डिग्री बना रही है लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो यहां से ऐसे तो जा रही होगी ना, मतलब जा तो ऐसे रही होगी, और अगर ये वेक्टर ऐसे बात करूं, एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो क्या होगा, ये 90 डिग्री, तो इसका फ्लक्स जीरो। तो ऐसे इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ को, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही, तो कितनी, 90 डिग्री, तो इसका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, इसका फ्लक्स जीरो और इसका फ्लक्स भी जीरो। इसका फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा, वो देखते हैं क्या होगा, ठीक है, इसका फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा, वो देखते हैं कितना होगा। तो भैया देखो मेरी बात, यहां सबसे पहले क्या काम करते हैं, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग क्योंकि क्रॉस सरफेस है, अप्लाइंग गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड पे कितना चार्ज है पहले तो ये बताओ। देखो इस सरफेस के, गॉसियन सरफेस के अंदर क्या रखा, सिलेंडर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही तो रखा है ना सिलेंडर, ठीक है। तो हमें पता है इस सिलेंडर पे कैसा चार्ज है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन क्या होगा, एरिया, एरिया किसका, अंदर वाले सिलेंडर का कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और क्या एल, पाई आर स्क्वायर नहीं, एल थोड़ी ना, पाई आर स्क्वायर, एल तो वॉल्यूम हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया भैया हमारे पास क्या, सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर थोड़ी ना होगा, 2 पाई आर एल होगा यार, 2 पाई आर एल। अंदर वाले सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एल। कैपिटल आर क्यों लिया, क्योंकि अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर, और क्या लेंथ कितनी है इसकी, यहां से यहां तक गॉसियन सरफेस के अराउंड एल। ये हो चुका, तो यहां से चार्ज इनसाइड चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू इनसाइड सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो रख दो भैया, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो गई है, फर्स्ट हो गई इक्वेशन नंबर। अब वही बात करते हैं हम किसकी, किसकी बात करते हैं, फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स।
फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डीए कॉस थीटा। बाकी दो सरफेसेस के लिए तो फ्लक्स जीरो है, तो वो तो लिख रहा नहीं, केवल ये किस सरफेस के लिए लिखा है, कर्व वाले सरफेस के लिए। ठीक है, किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, क्योंकि देखो ई और डीए दोनों किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। तो ई ले लो बाहर, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डीए, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन डीए। अब ये डीए किसका एरिया है, गॉसियन सरफेस के एरिया, सिंपल सी बात है। किसका एरिया है, गॉसियन सरफेस के एरिया। तो देखो गॉसियन सरफेस के एरिया की अगर मैं बात करूं तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा गॉसियन सरफेस का एरिया है बच्चों, गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, हाँ गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा, देखो कितना, E इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। स्मॉल आर क्यों लिया, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो बाहर वाला है और बाहर वाले के रेडियस कैपिटल आर है, वो मतलब स्मॉल वाली आर है। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन। जब इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ये खत्म, इससे क्या बचेगा, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बचा भाई हमारे पास, तो क्या आएगा देखो यहाँ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, क्या बचता है, E इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या आया, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो भैया ये हमारे पास क्या निकल के आया है, ऊपर लिख दो मैं यहाँ, चलो मैं ठीक से लिखता हूँ। क्या आएगा दोनों को इक्वेट करने के बाद, देखो दोनों को इक्वेट करने के बाद क्या आएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, किसके लिए, आउटसाइड पॉइंट पी के लिए, आउटसाइड पॉइंट पी के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है हमारे पास। तो भैया ये तो थी सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग होलो। सॉलिड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग होलो और कंडक्टिंग होलो, इन सबके लिए एक ही डेरिवेशन था ये। अब देखो इनके ग्राफ की बात करो तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ E एंड R के बीच में हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो भैया ये क्या है, ये यहां से क्या आया R और ये क्या है E, तो ये तो आया E और ये क्या आया R। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये इनसाइड रीजन है, ये कौन सा, अंदर वाला रीजन, और ये कौन सा ले लेंगे, आउटसाइड रीजन, आउटसाइड। तो आउटसाइड के केस में क्या होता था, R इज लेस देन R, और इनसाइड के केस में R इज ग्रेटर देन R। तो भैया ये है भैया हमारे पास, है ना, ये बना दी, ये लाइन खड़ी कर दी। अब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। इनसाइड के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, और आउटसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 अप प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R के। तो मतलब यहां से तो 0, देखो ये 0 चल रहा है लाइन ऐसे ही, और ऊपर बढ़ करके इस लाइन से ऊपर बढ़ के क्या हुआ, हाइपरबोला बनाया, कोनिक सेक्शन, वो कोनिक हाइपरबोला। कैसा है ये, कोनिक हाइपरबोला, हाइपरबोला, कोनिक हाइपरबोला। तो इससे क्या पता चला, देखो जैसे जैसे हम इस सिलेंडर से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम सिलेंडर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ई घटता जाएगा। देखो वो बढ़ते 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 ई घटा, डिस्टेंस बढ़ी, देखो डिस्टेंस बढ़ रही, ई घट रहा, डिस्टेंस बढ़ रही, घट रहा। देखो यहाँ डिस्टेंस ये ई है, यहाँ डिस्टेंस ये ई है, यहाँ डिस्टेंस ये ई है, तो डिस्टेंस बढ़ी, ई घटा। तो भैया ये बात थी किसकी, सॉलिड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग होलो और क्या कंडक्टिंग होलो की बात। अब हमारे पास जो लास्ट बचता है सिलेंडर, वो कैसा सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। कैसा सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। उसके भी इनसाइड और आउटसाइड पे क्या देखनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन नंबर 4, एप्लीकेशन नंबर 4। तो एप्लीकेशन नंबर 4 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड इन्फिनिटी सिलेंडर। इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए चल रही बात, देखो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर। तो देखो भाई हमारे पास मान लो सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग है, ध्यान रखना कैसा सिलेंडर है, एक नॉन कंडक्टिंग और इनफाइनाइट है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर। चलो भाई कोई बात नहीं, है ना। अब इसके बीच में वही तुम्हें पता ही है, ऐसे दिखाना पड़ेगा मामला इसका, हमें ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, कैसे, ऐसे। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है,
अब इसके भी तो इस पे लीटर वो डेंसिटी कौन सी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि इसके सब जगह चार्ज फैला हुआ है, इसके अंदर बाहर सब जगह को चार्ज फैला हुआ है। ऐसे सिलेंडर है ना, ये तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तो जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज आएगा इसके सरफेस पे, तो सब जगह चार्ज फैला हुआ है भाई इसके नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में, तो ठीक है सब जगह चार्ज फैला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट है तो हमें क्या दो ही केस हो गए, नंबर फर्स्ट क्या वह क्या, देखो इसकी रेडियस कितनी है भाई, इसकी रेडियस मान लो कितनी कैपिटल आर, और किसी पॉइंट पी पे बतानी है, पॉइंट पे कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो पहले अंडर वैन आर इज ग्रेटर देन आर, जब आर क्या हो ग्रेटर देन हो स्मॉल आर से, तो देखो इसका सिलेंडर बना लो एक, अंदर फिर से क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाएंगे गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस है, एक ऐसा सरफेस जिससे मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा और जिसमें गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा साहब, तो अब बात करते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इनसाइड चार्ज कितना है, देखो इनसाइड ये सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज तो है, कितना चार्ज ये नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है हर जगह, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी रहती थी, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी रहती थी, ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, रेशियो है, एक्चुअल में क्या है, रेशियो है, रेशियो के नंबर ही तो घट बढ़ सकते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर ही तो चेंज हो सकता है, बट एक्चुअल वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। वही बात है, जैसे कि मान लो कहीं लिखा है रो इक्वल टू क्या 10/3, 10/5, तो क्या आएगी डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 2, और वहीं कहीं लिखा है क्या 100/50, तो अब भी तो 2 ही आएगी। देखो डिजिट भले ही चेंज हो जाए, या मैं क्या लिख दूं, 50/25, अब भी तो 2 ही आएगी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थोड़ी ना चेंज होने वाली है, चेंज क्या होगा, केवल इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे ही चाहे इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो चाहे इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहेगी तो सेम, जितनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी होगी उतनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी होगी, मतलब रो है ना, बस क्या चेंज हो सकता है उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, मतलब चार्ज और एरिया या वॉल्यूम जो भी है वो चेंज हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, क्यू इनसाइड के लिए, तो देखो क्या रो क्या होता है, क्यू अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो रो तो ये रहा क्यू इनसाइड, और वॉल्यूम कितना जाएगा, इनसाइड वाले का वॉल्यूम कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर एल, इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, एल, क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, तो यहां पुट करेंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो गई है, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या बनी, फर्स्ट। ऐसे अगर मैं बात करूं क्या, फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन, फ्लक्स डेफिनेशन, फ्लक्स डेफिनेशन की अगर बात करें तो वो क्या होती है, एफ फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब तुम्हें पता है ना, तो इस वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास होगा ना उससे, फ्लैट सरफेस से तो जीरो है, वही परपेंडिकुलर वाला ऐसा, केवल कर्व सरफेस से पास होगा, तो मैंने कर्व सरफेस वाले लिखा है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ई बी और डी ए बी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो 0 तो क्या बचता है, फाई इक्वल टू क्या बचा, ई बाहर ले लो इंटीग्रेशन डी ए। अब डी ए किसका एरिया, अंदर वाले सरफेस का एरिया कितना है, फाई इज इक्वल टू ई कितना सरफेस एरिया, 2πr l, किसका सरफेस एरिया है ये, अंदर वाले गॉसियन सरफेस का एरिया, ठीक है, और वहां पे क्या डेंसिटी थी, गॉसियन सरफेस की डेंसिटी थी, वो वॉल्यूम था। क्या करो भाई, इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, फ्रॉम बोथ इक्वेशन क्या करेंगे, फ्रॉम बोथ इक्वेशन, फ्रॉम, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, बोथ इक्वेशन, जब दोनों इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो E इंटू 2πrl इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, क्या बचेगा, E इक्वल टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बची है, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आई है, सॉलिड चार्ज, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर इनसाइड आई है, कितनी आई है, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं आता, क्या मतलब है इसका, देखो ई किस पे डिपेंड कर रहा है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के कैसे, पहले में क्या हो रहा था, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर आ रहा था, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे थे वहां ही घट रहा था, लेकिन यहाँ उल्टा क्यों हुआ, यहाँ डिस्टेंस बढ़ाने पे बढ़ा कैसे, देखो यार मेरी बात, देखो चार्ज अंदर तक फैला हुआ है, सब जगह तक फैला हुआ है ना चार्ज। अब पहले क्या होता था, चार्ज अंदर तो था नहीं, चार्ज केवल सरफेस पे रहता था, लेकिन यहाँ चार्ज पूरी बॉडी पे है, जब पूरी बॉडी पे चार्ज है तो जैसे जैसे हम यहाँ से आगे को बढ़ेंगे वैसे वैसे चार्ज बढ़ता चला जाएगा,
और जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू R आया है निकल के, है ना। चलो भाई कोई बात नहीं, यहां तक तो हमारी चीजें क्लियर हो चुकी। अब क्या करते हैं, आउटसाइड क्या करते हैं, तो क्या फ्रॉम द फ्लक्स डेप्थ वो निकल के आया ये, तो हमने रो आर ये इनसाइड देख लिया हमने। अब क्या देखेंगे, आउटसाइड, इस सिलेंडर के आउटसाइड पॉइंट पे कितना होगा। तो क्या लिखेंगे, व्हेन P इज आउटसाइड। जब व्हेन P आउटसाइड है तो आउटसाइड का मतलब क्या है, R इज लेस देन R, स्मॉल r बड़ा है, तो मतलब कोई पॉइंट P यहाँ है। जब पॉइंट P यहाँ है तो यहाँ सिलेंडर बना लो एक ऐसे, जिसे पहले किया था सेम टू सेम करना है, या ऐसे लेके चलो, या ऐसे बना लो, ये ऐसे चलो, ये ऐसे बना लो, है ना। ये हमने सिलेंडर बना लिया, मतलब ये ऐसे गॉसियन सर्फेस। इस सिलेंडर को मिटा देना, अंदर वाले को उसकी कोई ज़रूरत है भी नहीं हमें। इस वाले सिलेंडर को हमने क्या किया, मिटा दिया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिस्टेंस कितनी है सिलेंडर से, ये वाली डिस्टेंस है भैया R, कैपिटल R। और ये वाली नीचे वाली कितनी है, नीचे वाली है भैया हमारे पास स्मॉल r। ये तो आ गई हमारे पास कैपिटल R, है ना, ये अंदर वाले सिलेंडर की, और यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट P तक की है P। चलो भाई तो ये है। अब देखो जरा यहाँ क्या करना है, वही पहले तो वही क्या होगा, देखो कर्व सरफेस से एरिया, कर्व सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को कंसीडर करना है बस। किससे निकलने वाले फ्लक्स को कंसीडर करना है, कर्व सरफेस से, क्योंकि ना तो ऊपर से कोई फ्लक्स जाएगा ना नीचे से, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल वेक्टर किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। चलो भाई तो क्या करते हैं, पहले गॉस लॉ लगाते रहो। फाई इक्वल टू क्या है वो, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड निकाल लो, तो Q इनसाइड क्या होगा, देखो क्या है वो क्या है वो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कितना हो जाएगा, Q इनसाइड अपॉन किसका वॉल्यूम लेंगे, इनसाइड तो सिलेंडर है गया ना, इनसाइड तो वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर है, तो उसका वॉल्यूम लेंगे, क्या होगा, पाई R स्क्वायर L। कैपिटल R को लिया है क्योंकि इनसाइड सिलेंडर रखा है। तो Q इनसाइड कितना आ जाएगा, Q इनसाइड आ जाएगा रो इंटू पाई R स्क्वायर L। तो रख दो भैया यहाँ, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू पाई R स्क्वायर L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन वो फ्रॉम फ्लक्स डेफिनेशन, फ्लक्स की डेफिनेशन से क्या होगा, फाई इक्वल टू ई बाहर इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा, थीटा जीरो हो जाएगा, बाकी दो सरफेस से निकलने वाला जीरो, तो मैंने केवल कर्व सरफेस का लिखा, तो ई। अब ये एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई R L फाई ए। तो क्या करेंगे, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है। तो क्या आ जाएगा, देखो E इंटू 2 पाई R L इक्वल टू रो पाई R स्क्वायर L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, वो पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, क्या बचेगा, देखो हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा निकल के, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, E इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, क्या बचेगा, रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। ये आया भैया, क्या निकल के आया है, ये निकल के आई है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर आउटसाइड द सिलेंडर एट ए पॉइंट P। तो ये निकल के आई, तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल r के। अब क्या हुआ, अब चार्ज तो खत्म हो चुका था ना, अब तो सिलेंडर नॉर्मल सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा, तो बाहर को चलोगे तो डिस्टेंस के साथ साथ घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी सी बात है। चलो भाई ये R कांस्टेंट रहनी है, कांस्टेंट लीनियर वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये कांस्टेंट। तो हमारे पास जो दो इंटेंसिटीज आई, इनके लिए हम ग्राफ बनाते हैं, है ना। इन दो इंटेंसिटीज के लिए क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो कौन कौन सी इंटेंसिटीज आई थी, E इनसाइड की बात करें तो वह आया था रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E आउटसाइड की बात करें तो वह आया था रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहाँ देखो ज़रा, ये क्या चीज़ है, रेडियस इसकी, ये क्या होगा, कैपिटल R। यहाँ क्या है, R इज़ लेस देन R, R इज़ ग्रेटर देन R, और R इज़ लेस देन R। ये क्या है, इनसाइड, और ये आउटसाइड। इनसाइड पे क्या हुआ था, देखो इनसाइड पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो कैसे बढ़ेगा, लीनियरली ऐसे, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। उसके बाद E क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, मतलब वो आ जाएगा कैसे, ऐसे E
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो भैया ये बातें थी किससे रिलेटेड, सिलेंडर से रिलेटेड, ठीक है ना। एक तो पहले हमने लीनियरली चार्ज वायर का केस देखा, लीनियरली चार्ज वायर में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमने गॉस लॉ की हेल्प से निकाल ली, वो निकल के आई थी क्या, λ/2 ε0r। वहां से हमने फिर सिलेंडर्स देखा, जब वायर को थोड़ा थिक या मोटा कर देते हैं तो सिलेंडर बन जाते हैं, और दो टाइप के सिलेंडर बने, एक तो सॉलिड सिलेंडर और एक होलो सिलेंडर। और होलो और सॉलिड में भी दो कैटेगरी थी, एक तो कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग वाली, हमने कर लिए। अब हमारे पास जो लास्ट एप्लीकेशन बचता है वो क्या बचता है, इनफाइनाइटली प्लेन शीट, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट का कंडीशन केस बनता है। तो उसका एप्लीकेशन और देखते हैं और करते हैं खत्म कहानी सारी। तो क्या है, तो बात कुछ ऐसी थी कि अगर कोई प्लेन शीट है, एप्लीकेशन नंबर 5 क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट। इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट है तो भैया कैसी है, देखो कुछ ऐसी है वो शीट। ये रही, इस पर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह को। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना। कैसी चार्ज डेंसिटी होगी इसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितनी चार्ज डेंसिटी होगी इसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो देखो भाई, मेरे बाद किसका सताओगे, ये है भाई इसका एरिया कितना ए। अब इसके पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या मानना पड़ेगा, सिमेट्रिकल सरफेस मानना पड़ेगा। अब ये इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेट है, कैसे इन्फिनिटी, तो ऐसा तो नहीं कि प्लेट ढक जाएगी पूरा, ऐसा क्लोज सरफेस बना लेंगे प्लेट पूरी ढक जाएगी अंदर उसके, नहीं हो सकते, क्योंकि फिर इनफाइनाइट सरफेस मानना पड़ेगा, फिर फायदा क्या। तो हम क्या काम करेंगे, हम एक छोटा सरफेस मानेंगे इसके आइडिया के अकॉर्डिंग, कितना कि भाई चाहे क्यूबॉइड मान लो चाहे सिलेंडर मान लो। हमने मान लिया कि सिलेंडर इसका राउंड, क्या मान लिया, सिलेंडर। देखो ये हमने एक सिलेंडर मान लिया इसका राउंड, क्योंकि हम इनफाइनाइट नहीं मान सकते ना, इनफाइनाइट मानेंगे तो फिर सरफेस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, फायदा क्या रहा। हमें तो सिमेट्री ढूंढनी थी, क्लोज सरफेस बना करके वो हम बना के ढूंढ लिया हमने, सिलिंड्रिकल या क्यूबॉइड जैसे भी तुम्हें ठीक लगे वैसे मान लेना। ये बना है सिलिंड्रिकल, ये पॉइंट पी कितनी डिस्टेंस पर है यहाँ से, r डिस्टेंस पर है मान लो पॉइंट पी। जितनी यहाँ होगी उतनी ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे होगी, क्यों, क्योंकि प्लेट तो दोनों तरफ से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, प्लेट तो दोनों तरफ से सेम चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज है, जैसे मान लो ये प्लेन शीट है, अब इस प्लेन शीट के यहाँ भी चार्ज है यहाँ भी चार्ज है, तो फ्लक्स यहाँ से भी निकलेगा यहाँ से भी निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि यहीं से फ्लक्स निकलेगा आगे, अरे वो हिस्सा पीछे ढका हुआ है इसके, ठीक है ना, तो यहाँ से भी फ्लक्स निकलेगा यहाँ से भी फ्लक्स निकलेगा। तो ऐसे ही हमने क्या काम किया, यहाँ से कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कैसे निकली, ई इस तरह और डी ए इस तरह ही आगे को, ऐसे इसका ई पीछे और डी ए पीछे। ये ऊपर करेंगे तो इसका क्रॉस सरफेस कैसा आएगा, ऊपर एरिया वेक्टर ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी ऐसे ही चल रहा है ऐसे, तो 90 डिग्री, तो इससे फ्लक्स 0। ऐसे यहाँ से एरिया ऊपर क्या जाएगा, ऐसे ए, और यहाँ से फ्लक्स क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो 90 डिग्री एंगल यहाँ भी, तो यहाँ भी 0। तो हमें किसके अराउंड फ्लक्स निकलेगा, देखो केवल फ्लैट सरफेसेस। कौन कौन से फ्लैट सरफेस, एक तो ये और एक ये। इसे सरफेस नंबर 1 कह दो और इसे सरफेस नंबर क्या कह दो, 2 कह दो। इसे सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 कह दिया। तो देखो जो टोटल फ्लक्स होगा कैसे निकालेंगे, फ्लक्स निकालना जानते हैं हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, क्या, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा टोटल फ्लक्स, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें पता है क्यू इनसाइड कितना चार्ज है इस पे, चार्ज तो पता नहीं, क्योंकि इस पे जो चार्ज है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेसिकली, क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो निकाल लो। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए, इस प्लेट का एरिया है ए, तो क्या हो जाएगा क्यू की वैल्यू, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। क्या हो गई प्लेट की वैल्यू, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो क्या आ जाएगा देखो, फाइव इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे देखो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा देखो, फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। कौन से सरफेस के लिए, पहले वाले के लिए, क्योंकि दोनों से निकल रहा है ना, इससे भी और उससे भी, और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा किस वाले के लिए, दूसरे वाले सरफेस के लिए।
दोनों के लिए थीटा की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ से भी 0 वहाँ से भी 0। क्यों? क्योंकि यहाँ ई और डी ए दोनों ओवरलैप कर गए एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ भी ई डी ए दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो देखो क्या बचेगा यहाँ, अब ई ए, डी ए का एरिया क्या हो जाएगा, देखो ई बाहर लिखो इंटीग्रेशन डी ए, प्लस यहाँ भी ई बाहर इंटीग्रेशन डी ए। अब डी ए का क्या होगा एरिया टोटल ए, क्योंकि एरिया तो स्प्लिट का ए मान रखा है ना हमने। तो क्या बचेगा ई ए प्लस ई ए, तो क्या हो जाएगा 2EA। फाई की वैल्यू ये आ गई, तो एक फाई है एक फाई है, तो क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2, और वो क्या था इक्वेशन नंबर 1। तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन। जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो क्या बचेगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या बचेगा 2EA अपॉन बस 2EA। तो ए से ये कैंसिल, ई की वैल्यू चाहिए तो ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करने को मिला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट, तो वो आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है कि जो इस इन्फाइनेटली लॉन्ग प्लेट की जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किसी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। मतलब जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रही। डिपेंड किस पे कर रही है, परमिटिविटी पे और सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। तो ये क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आए होंगे आई थिंक। डेरिवेशंस, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के डेरिवेशंस थे, मैंने सारे करा दिए हैं। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं, है ना। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, देखो यहाँ ये तो तुम्हें पता चल गया, सारे एप्लीकेशन हो गए गॉस लॉ के। क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कि देखो कुछ ऐसा है, ये रहा एक प्लेट है ए, इस पर इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक प्लेट है ये, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट क्या है ओ। हमें ग्राफ बताना है, हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। किसके साथ साथ, डिस्टेंस के साथ साथ। अगर ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की डी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो डी हो। तो क्या लिखा, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में, ई एंड डी, व्हेन वी मूव्स फ्रॉम ए टू बी। जब हम ए से बी की तरफ को चल रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ कैसे वेरी होगी, उसका ग्राफ बनाना है हमें यहाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है भाई। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पॉइंट ए की बात करूँ तो पॉइंट ए पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देखो इस प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट के कारण माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0। कैसे 0, देखो यहाँ सिग्मा पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट पे पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी बाहर को, तो ये निकल के देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो क्या हुआ E1, ये पॉजिटिवली है ना चार्ज ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर को चलेगी ना, तो बाहर को चल के ऐसे निकलेगी ना, ये निगेटिवली चार्ज है, निगेटिव चार्ज तो इसकी तरफ को आएगी, तो मतलब ऐसे E2। तो क्या लिखेंगे, E एट ए मान लो है ना, इक्वल टू क्या होगा E1 माइनस E2, और E1 इक्वल टू E2 जो है वो किसके इक्वल होगा, E के, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करती। प्लेट शीट के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाल चुके, कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट के लिए 2 अप है ना एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा 0। तो पॉइंट ई ए पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो कितना मिला, 0 मिलेगा। पॉइंट ओ की बात करें, एट ओ, पॉइंट ओ पे अगर बात करें, देखो यहाँ इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, इसके लिए बाहर को निकलेगा ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट ओ पे अगर मैं बात करूँ, मान लो पॉइंट ओ ये रखा, तो कैसे जा रहा, बाहर की तरफ को ऐसे, और इसके लिए अंदर की तरफ को ऐसे, दोनों की तरफ से। देखो निगेटिव पे तो अंदर को जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव से बाहर को निकलेगी ऐसे, तो ऐसे तो निकले, दोनों तरफ को ऐसे तो जा रही है। तो इसके लिए भी क्या बात करूँ, अगर मैं करूँ E1 पहली वाली के लिए और दूसरी वाली के लिए E2, तो क्या हो जाएगा, E एट O क्या हो जाएगा, E प्लस E, तो कितना होगा 2E। E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो E O पे कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो O पे कोई वैल्यू मिली हमें, A पे कोई वैल्यू क्या थी, वो 0 थी। अब B पे देखते हैं, एट पॉइंट B, एट पॉइंट B, अगर B पॉइंट की बात करें तो पॉइंट B ये है,
पॉइंट बी पे देखो सेम वही केस है जो ये वाला, देखो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, मान लो पॉइंट बी ये रखा है ये, इस पे देखो निगेटिव के लिए तो अंदर को जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव से बाहर को जाएगी ऐसे, तो ये E1 और ये E2, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई एट बी E1 माइनस E2, तो कितना हो जाएगा, ये भी 0, तो ई बी भी कितना आया 0। तो ए पॉइंट पे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ पॉइंट पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन मतलब कुछ वैल्यू, बी पॉइंट पे 0। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इसका, देखो यहाँ अगर अब मैं ग्राफ बना दूँ, देखो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं, जो ग्राफ पूछा है इन्होंने, देखो ग्राफ बनाते हैं अभी यहाँ, है ना। अब बनाते हैं ग्राफ, ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये रहा, देखो भाई ये लाइन है, ये डी, ये भी क्या होगा डी, और ये भी क्या हो जाएगा डी। देखो ये है, अब क्या हुआ, पॉइंट ए पे 0 तो 0, तो मतलब 0 तो मतलब 0 ही 0 ऐसे रहेगा, ये रहा 0, पॉइंट ए तक 0, पॉइंट बी पे कुछ वैल्यू मिली, कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा तो यहाँ आएगा, ये रही कोई वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रही वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर बी पे कितनी मिली 0, फिर से बी पे कितनी मिली 0। तो ये भैया पॉइंट थे हमारे पास, क्या, ये डी और ये डी, तो ये भैया ग्राफ था इसके बीच का जो हमसे पूछा गया। अब इसने कहा इफ़, नंबर 2 इसका पार्ट ले ले, इफ़ बोथ डेंसिटीज आर पॉजिटिव, बोथ चार्ज डेंसिटीज आर पॉजिटिव, अगर दोनों चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव हो, अगर ये दोनों प्लेट की चार्ज डेंसिटी क्या हो पॉजिटिव, तो देखो भाई अगर मैं इसे भी पॉजिटिव कर दूं तब क्या होगा, देखो तब क्या बनेगा ग्राफ, अगर इसे भी पॉजिटिव कर दिया तब ग्राफ क्या बनेगा, तो देखो भाई अगर हमने इसे भी पॉजिटिव कर दिया तो देखो क्या होगा ग्राफ की, देखो यहाँ कंडीशन, देखो यहाँ इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है कैसे, बाहर को E1, उससे भी बाहर को ही निकली, क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो चुका, जब ये भी पॉजिटिव हो चुका तो इससे भी बाहर को निकली, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो E एट ए पॉइंट पे जो होगा वो होगा E1 प्लस E2, जो कि क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट ओ की बात करो तो ओ पॉइंट पे देखो फिर चेंज निकल रही है इससे ऐसे, मान लो पॉइंट ओ ये है, इससे ऐसे निकलेगी बाहर को E1, इससे ऐसे निकलेगी बाहर को E2, तो E पॉइंट एट ओ पे क्या होगा, ओ पे हो जाएगा क्या E1 माइनस E2, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ऐसे ही ई बी पे कितना होगा, देखो बी पे फिर ऐड हो जाएगा, दोनों किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ई और इसी डायरेक्शन में ए के कारण भी, तो क्या हो जाएगा फिर 2E मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या मिला, अब चेंजेस क्या आया, चेंजेस ये आया कि इस पॉइंट पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बीच में 0, तो मतलब अगर मैं अब ग्राफ बनाऊँ इसका, अब ग्राफ बनाते हैं, देखो तो क्या बनेगा ग्राफ, देखो अब ग्राफ बनाओ इसका, तो ग्राफ कैसे बनेगा, फिर से ड्रॉ करो ऐसे ही, देखो ये ऐसे ही और ये ऐसे ही, ये क्या है डी डी डी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ था रीजन वाला, और ये बी था, देखो यहाँ कुछ वैल्यू मिली तो ये मिल गई वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 0 था तो 0, और यहाँ फिर से वैल्यू मिली, ये मिल गई वैल्यू, क्या हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये भैया हमारे पास क्या मिला, क्या है, अब हाँ एक चीज़ और, ये लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है, एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मिलेगा, एक जगह निगेटिव, तो मतलब यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ निगेटिव मान लेते तो वो पॉजिटिव, तो मतलब कैसे जाएगी, देखो यहाँ से 0, ये 0 मतलब यहाँ नीचे ये मिलेगा हमें यहाँ से, ये वाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना था ये ऐसे क्वेश्चन है चार्ज प्लेट के लिए, कि अगर कोई 2 चार्ज प्लेट रखी हो तो उसके बीच में कितना इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा, पहले वो निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और हमारा आंसर आ गया इससे रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन करने थे और ऐसे ही क्वेश्चन होने थे चार्ज शीट के, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन तो हो गए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूँ मैं, करना ट्राई, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। एक लेक्चर देते हैं, इसमें लिखा है भाई एक चार्ज प्लेट है, ये रखिए, एक चार्ज प्लेट है जिसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब एक पेंडुलम बॉब रखा है यहाँ, इस पर चार्ज प्लस क्यू है और इस पर चार्ज जब प्लस क्यू है तो दोनों के भी रिपल्सन का तो वो कुछ ऐसी इस कंडीशन में दिखाई दिया, इसका एंगल कितना 30 डिग्री, इस कंडीशन में आ गया, इस पर चार्ज जब प्लस है तो, क्योंकि दोनों के भी रिपल्सन का फोर्स होगा, जब इस पर चार्ज प्लस और इसका मास अगर m हो
इसका मास m हो, तो हमें क्या बताना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है सिग्मा। क्या बतानी है, फाइंड सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है किसके लिए, इस प्लेट के लिए। क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं मैं, देखो यहाँ क्या करोगे, लामी स्ट्रम लगानी है बस। इसका मास मान लो mg नीचे, इस पे T टेंशन, इस पे फोर्स लगेगा ऐसे F। सिंपल सी बात है, आराम से लामी स्ट्रम लगा के करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।